दीदी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री कल जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित परिसर को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए कृषि जैव विविधता को सुदृढ़ करने के लिए ब्रिक्स साझेदारी विषय पर आयोजित ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक। राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान का शुभारंभ। सरकार के ई श्रम पोर्टल की शुरुआत। मजदूर और श्रमिकों के लिए सरकार की नई पहल। किसानों को 22.9 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए। चीनी मिलों द्वारा गन्ना के उचित और लाभकारी मूल्य के निर्धारण को स्वीकृति। सरकार ने चीनी सीजन 2021 और 22 के लिए दी स्वीकृति। और आइए अब समाचार देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जलियांवाला बाग स्मारक के पुनः निर्मित परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री इस स्मारक में निर्मित संग्रहालय दीर्घाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन के दौरान समूचे परिसर को उन्नत करने के लिए सरकार द्वारा की गई अनगिनत विकास पहलों को भी दर्शाया गया है। आइए इस बारे में और जानकारी लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्विकास के किए गए परिसर का कल उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान परिसर को उन्नत करने के लिए सरकार की ओर से की गई कई विकास पहलों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। लंबे समय से बेकार पड़ी और कम उपयोग वाली इमारतों का दोबारा अनुकूल इस्तेमाल सुनिश्चित करते हुए 4 संग्रहालय दीर्घाएं निर्मित की गई है। ये दीर्घाएं उस अवधि के दौरान पंजाब में घटित विभिन्न घटनाओं के विशेष ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है। इन घटनाओं को दिखाने के लिए श्रव्य दृश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रस्तुति दी जाएगी, जिसमें मैपिंग और 3D चित्रण के साथ साथ कला एवं मूर्तिकला अधिष्ठापन भी शामिल है। 13 अप्रैल 1919 को घटित विभिन्न घटनाओं को दर्शाने के लिए एक साउंड एंड लाइट शो की व्यवस्था की गई है। इस परिसर में विकास से जुड़ी कई पहल की गई है। पंजाब की स्थानीय स्थापत्य शैली के अनुरूप धरोहर संबंधी विस्तृत पुनर्निर्माण कार्य किए गए हैं। शहीदी कुएं की मरम्मत की गई है और नव विकसित उत्तम संरचना के साथ इसका पुनर्निर्माण किया गया है। इस बाग का केंद्र स्थल माने जाने वाले ज्वाला स्मारक की मरम्मत करने के साथ साथ इसका पुनर्निर्माण किया गया है। यहाँ स्थित तालाब को एक लीली तालाब के रूप में फिर से विकसित किया गया है और लोगों को आने जाने में सुविधा के लिए यहाँ स्थित मार्गों को चौड़ा किया गया है। इसमें अनेक नई और आधुनिक सुविधाओं को जोड़ा गया है, जिनमें लोगों की आवाजाही के लिए उपयुक्त संकेतकों से युक्त नव विकसित मार्ग, महत्वपूर्ण स्थानों को रोशन करना, देसी वृक्षारोपण के साथ बेहतर भूदृश्य एवं चट्टानों युक्त निर्माण कार्य इत्यादि। पूरे बगीचे में ऑडियो नोड्स लगाना शामिल है। इसके अलावा मोक्ष स्थल, अमर ज्योत और ध्वज मस्तूल को समाहित करने के लिए अनेक नए क्षेत्रों का विकास किया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री, संस्कृति राज्य मंत्री, पंजाब के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, हरियाणा, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, पंजाब के सभी लोकसभा व राज्यसभा सांसद, जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक न्यास के सदस्यगण इत्यादि इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत ने खाद्यान्न के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हमारे किसानों और वैज्ञानिकों की इतनी ताकत है कि हम दुनिया में प्रतिस्पर्धा करें तो लगभग सभी जिन्सों में नंबर 1 हो सकते हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने खाद्यान्न के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कृषि व संबद्ध उत्पादों में हमारा देश दुनिया में नंबर 1 या 2 पर है। आज इतना उत्पादन व बढ़ती हुई उत्पादकता हम सबके लिए गौरव व प्रसन्नता का विषय है। लेकिन आजादी के 75वें वर्ष में हम ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां हमें आत्मावलोकन करने के साथ ही चुनौतियां तथा उनके समाधान पर विचार करना होगा। वर्षा आधारित व अन्य क्षेत्रों में कब कौन सी खेती हो व किन बीजों को इजाद किया जाए, इस पर ICAR सफलतापूर्वक काम कर रही है। ये भी प्रयत्न किया जा रहा है कि कृषि व किसान नई तकनीक से जुड़े। उत्पादन में हमारी महारत है, लेकिन इस प्रचुरता को प्रबंधित करना भी महत्वपूर्ण है। हमारे उत्पाद गुणवत्तापूर्ण हो, वैश्विक मानकों पर खरे उतरे, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, कम रकबे कम सिंचाई में पर्यावरण के मित्र रहते हुए पढ़े लिखे युवा कृषि की ओर आकर्षित हो। ये सरकार के साथ किसानों की भी जिम्मेदारी है। कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय व राज्य सरकारों के साथ ही भारत सरकार की कोशिश है कि किसान नई नई चीजों को सीखे, नए बीज व तकनीकें उन तक पहुँचे, लेकिन इसकी एक सीमा है। इसलिए सरकार के कृषि विस्तार कार्यक्रमों से किसान भी जुड़े तो सोने में सुहागा हो सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े किसान अन्य किसानों को उन्नत खेती के लिए प्रेरित करें। FPO, एग्री इंफ्रा फंड, परंपरागत खेती के अंतर्गत जैविक खेती का रकबा बढ़ाने सहित विभिन्न योजनाओं में सभी किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करें। हम सबकी कोशिश पूरे गांव को समृद्ध करने की होनी चाहिए। इससे क्रमशः विकास खंड, जिला, राज्य और अंततः देश समृद्ध होगा व भारत आत्मनिर्भर बन सकेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर वर्ष 2014 से लगातार काम कर रहे हैं। मोदी जी की सरकार आने के समय भारत सरकार का कृषि का बजट लगभग 21,000 करोड़ रुपए होता था, जिसे बढ़ाकर अब 1,23,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्राम पंचायतों के विकास के लिए भी वित्त आयोग के अनुदान की राशि लगभग 5 गुना कर दी गई है। कृषि हमारी प्रधानता है। कृषि ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी प्रासंगिकता बार बार सिद्ध की है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के साथ प्रधानमंत्री जी युवा पीढ़ी में देश के प्रति जज्बे को और मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने हर जगह इस महोत्सव का लाभ देश की प्रगति के लिए लेने की जरूरत पर बल दिया है। केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने ई-श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया। सरकार का लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को पंजीकृत करना है। इसमें निर्माण मजदूरों के अलावा प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी पटरी वाले और घरेलू कामगार भी शामिल होंगे। आइए देखते हैं इस बारे में और अधिक जानकारी इस रिपोर्ट में। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगार भारत के राष्ट्र निर्माता है और ये पोर्टल उनके कल्याण से जुड़े प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में एक और अहम पड़ाव है। भारत के इतिहास में पहली बार 38 करोड़ असंगठित कामगारों के पंजीकरण की व्यवस्था की जा रही है। ये न केवल उन्हें पंजीकृत करेगा, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को पूरा करने में भी मददगार होगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ई-श्रम पोर्टल पर प्रत्येक पंजीकृत असंगठित कामगार के लिए 2 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा योजना को मंजूरी देने के लिए भी प्रधानमंत्री का आभार जताया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि यदि कोई कामगार इस पोर्टल पर पंजीकृत है और दुर्घटना का शिकार होता है, तो वो मृत्यु या स्थायी रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर 2 लाख रुपए और आंशिक रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर 1 लाख रुपए के लिए पात्र होगा। श्रम और रोजगार तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने भी ई-श्रम पोर्टल की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए देश के लोगों से अपील की कि वे इस अभियान का हिस्सा बने और अन्य चीजों के साथ साथ सभी असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस का निर्माण करने वाले इस पोर्टल पर इन कामगारों को पंजीकृत करवाएं। भारत सरकार के इस बहुत जरूरी लक्ष्य छूटेगा नहीं कोई कामगार योजनाएं पहुंचेगी सबके द्वार को पूरा करने में भागीदार बने। इस अवसर पर दोनों मंत्रियों ने अजमेर, डिब्रूगढ़, चेन्नई और वाराणसी के उन कामगारों से भी बातचीत की जो कॉमन सर्विस सेंटर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे जुड़े थे। श्रम मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा ने इस पोर्टल को देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ और क्रांतिकारी बताते हुए कहा कि देश में 38 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों का एक पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा।
ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण पूरी तरह से निशुल्क है तथा कामगारों को कॉमन सर्विस सेंटर या कहीं भी अपने पंजीकरण के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। पंजीकरण के बाद कामगारों को यूनिक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर वाला ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा और वे इस कार्ड के माध्यम से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ कहीं भी कभी भी प्राप्त कर सकेंगे। समारोह में 4 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर ने भी हिस्सा लिया, जो असंगठित कामगारों के पंजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत आत्मनिर्भर भारत में। कृषि भूमि की उर्वरा क्षमता को किस प्रकार बढ़ाया जाए, इसके लिए सरकार किसानों की लगातार मदद करती रही है। सरकार ने किसानों के खेतों की मृदा परीक्षण के लिए पहल के रूप में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी शुरू की, जिसके चलते देश के किसानों को 22.91 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए हैं। आइए डालते हैं नजर इस योजना की अहम बातों पर और इस योजना से मिलने वाले किसानों के लाभ पर भी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य मृदा परीक्षण आधारित और उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है, ताकि किसान कम लागत पर अधिक उपज प्राप्त कर सके। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों की खेतों की मिट्टी जांच करके मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना है। इस कार्ड के तहत किसानों को एक रिपोर्ट दी जाती है। इस रिपोर्ट में उनकी जमीन की मिट्टी की पूरी जानकारी भी दी जाती है। साथ ही किसानों को उनके खेतों के अनुसार फसल लगाने का सुझाव भी दिया जाता है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 2021 का लाभ देश के 14 करोड़ किसानों को सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2021 के तहत किसानों को एक खेत के लिए हर 3 साल में एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा। भारत सरकार ने इस योजना के तहत 568 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। देश के सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीते वर्षों की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण के पहले चरण वर्ष 2015 से 2017 में 10 करोड़ 74 लाख कार्ड
और दूसरे चरण वर्ष 2017 से 2019 में 11 करोड़ 69 लाख कार्ड वितरित किए गए हैं। इन कार्डों की सहायता से किसान अपने खेतों की मृदा के बेहतर स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों का उचित मात्रा में उपयोग करने के साथ ही मृदा की पोषक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इस कार्ड के माध्यम से किसानों को ये भी जानकारी प्रदान की जाती है कि मिट्टी के अंदर कितनी मात्रा में क्या चीज है एवं किस फसल के लिए कितनी खाद और कौन सी खाद का उपयोग किया जाए। मिट्टी जांच में सर्वप्रथम अधिकारी आपके खेत की मिट्टी के सैंपल को इकट्ठा करते हैं। इसके बाद मिट्टी को परीक्षण के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाता है। वहां विशेषज्ञ मिट्टी की जांच करते हैं और मिट्टी के बारे में सभी जानकारियां प्राप्त करते हैं। मिट्टी के सैंपल की ताकत और कमजोरी की सूची बनाई जाती है। यदि मिट्टी में कुछ कमी है तो उसके सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं। जांच रिपोर्ट को एक एक करके किसान के नाम के साथ ऑनलाइन अपलोड भी किया जाता है, जिससे कि किसान अपनी मिट्टी का रिपोर्ट जल्द से जल्द देख सके और जानकारी हासिल कर अपनी मिट्टी में सुधार कर सके। इस प्रकार इस योजना की मदद से किसान मृदा प्रशिक्षण करवाकर अपने खेत की मिट्टी का प्रकार का आसानी से पता लगा सकते हैं, जिससे उन्हें मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार फसल लगाने में आसानी तो होती ही है, साथ ही साथ अच्छी खेती कर वे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा भी हासिल करते हैं। इस योजना को किसानों की आय में वृद्धि करने एवं खाद के उपयोग से मिट्टी के आधार और संतुलन को बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। सरकार सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के माध्यम से किसानों की उपज में बढ़ोतरी और उनकी आय दोगुनी करने की आशा रखती है। हमारे किसान भाई बहन सिर्फ खेती किसानी तक ही सीमित न रहकर तकनीक यानी टेक्नोलॉजी से भी जुड़ रहे हैं। इसलिए भारत सरकार द्वारा कई मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं। इन्हीं मोबाइल ऐप में से एक है किसान सारथी मोबाइल ऐप, जिसकी मदद से किसान अपनी फसल से संबंधित वैज्ञानिक सलाह प्राप्त कर सकते हैं। और क्या क्या फायदे हैं इस मोबाइल ऐप के, आइए जानते हैं। किसान सारथी मोबाइल ऐप केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। ये ऐप किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसानों को कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों से सीधे जुड़ने में सक्षम बनाएगा। इसके जरिए किसान कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर वार्ता करने और खेती किसानी से संबंधित सलाह प्राप्त कर सकेंगे। ये ऐप किसानों को लाइव कॉल, किसान पंजीकरण, मैसेजिंग और नई कृषि सीखने की सुविधा भी प्रदान करता है। किसान सारथी की मदद से किसान अच्छी फसल, उपज की सही रकम और भी कई मूलभूत चीजों की जानकारी हासिल कर पाएंगे। किसान सारथी से मिली जानकारी से किसान और व्यापारी आसानी से फसलों की खरीद और बिक्री कर सकेंगे। इस ऐप की मदद से किसान अपनी फसल और सब्जियों को भी सही दामों पर और सही स्थान पर बेच सकेंगे। किसान सारथी पर किसानों की दैनिक गतिविधियों पर अधिकारियों की भी सीधी निगरानी रहेगी। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त हो चला एक और छोटी सी ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आत्मनिर्भर भारत में किसानों को गन्ने का जल्दी भुगतान हो, इसके लिए सरकार द्वारा चीनी निर्यात व एथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया है। पहले 3 वर्ष में एथेनॉल की वजह से कुल 22,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों को मिले थे। वहीं पिछले 1 साल में ही 15,000 करोड़ रुपए किसानों को प्राप्त हुए हैं।
सरकार ने गन्ना किसानों और चीनी मिलों से जुड़े व्यापारियों के अहम कदम उठाए हैं, जिसके तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी सीजन 2021-22 के लिए गन्ने की उचित और लाभकारी मूल्य 290 रुपए प्रति क्विंटल को स्वीकृति दे दी है। इस निर्णय से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों के साथ साथ चीनी मिलों और संबंधित सहायक गतिविधियों में कार्यरत 5 लाख श्रमिकों को लाभ होगा। केंद्र सरकार और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लिया गया ये निर्णय उपभोक्ताओं के हितों और गन्ना किसानों के हितों के बीच संतुलन स्थापित करता है। स्वीकृत FRP चीनी मिलों द्वारा चीनी सीजन 2021-22 में किसानों से गन्ने की खरीद के लिए लागू होगी। चीनी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित क्षेत्र है, जो कृषि, श्रम और परिवहन सहित विभिन्न सहायक गतिविधियों में कार्यरत लोगों के अलावा लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों एवं चीनी मिलों में सीधे कार्यरत लगभग 5 लाख श्रमिकों की आजीविका से जुड़ा है। स्वीकृति के मुताबिक ये प्रत्येक 0.1% की वसूली में 10% से अधिक की वृद्धि हेतु और FRP में रिकवरी के लिए प्रत्येक 0.1% की कमी के लिए 2 रुपए 90 पैसे प्रति क्विंटल का एक प्रीमियम प्रदान करते हुए 10% की मूल वसूली दर के लिए 290 रुपए प्रति क्विंटल होगी। हालांकि सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए ये भी निर्णय लिया है कि उन चीनी मिलों के मामले में कोई कटौती नहीं होगी जहां वसूली 9.5% से कम है। ऐसे किसानों को गन्ने के लिए वर्तमान चीनी सीजन 2020-21 में 270 रुपए 75 पैसे प्रति क्विंटल के स्थान पर आगामी चीनी सीजन 2021-22 में 275 रुपए 50 पैसे प्रति क्विंटल मिलेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि चीनी सीजन 2021-22 के लिए गन्ने की उत्पादन लागत 155 रुपए प्रति क्विंटल है। 10% की वसूली दर पर 290 रुपए प्रति क्विंटल की ये FRP उत्पादन लागत से 87.1% अधिक है। ये किसानों को उनकी लागत पर 50% से अधिक का रिटर्न देने के वादे को भी सुनिश्चित करती है। वर्तमान चीनी सीजन 2020-21 में 91,000 करोड़ रुपए मूल्य के करीब 2,976 लाख टन गन्ने की चीनी मिलों द्वारा खरीद की गई, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। आगामी चीनी सीजन 2021-22 में गन्ने के उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए चीनी मिलों द्वारा लगभग 3,088 लाख टन गन्ना खरीदे जाने की संभावना है। गन्ना किसानों को किए जाने वाला कुल प्रेषण लगभग 1 लाख करोड़ रुपए होगा। सरकार अपने किसान हितैषी उपायों के माध्यम से ये सुनिश्चित करेगी कि गन्ना किसानों को उनकी बकाया धनराशि समय पर मिले। खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए कृषि जैव विविधता को सुदृढ़ करने के लिए ब्रिक्स साझेदारी विषय पर आयोजित ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने समापन भाषण में कहा कि आज आप सभी के साथ बातचीत करना मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव रहा है। मैं अपने मंत्रालय के सभी सहयोगियों और ब्रिक्स देशों के साथ आए प्रतिनिधियों को आज के विचार विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लेने और भारत की अध्यक्षता के लिए तहे दिल से समर्थन देने के लिए भी धन्यवाद देता हूं। मैं अगली ब्रिक्स बैठक के लिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अपने मित्रों को 2022 में ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। तो आज के लिए आत्मनिर्भर भारत में बस इतना ही। आपको बता दें, अब आप आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम को डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं और फिर ये सारी जानकारी आप YouTube के माध्यम से देख सकेंगे, कभी भी, कहीं भी। तो ना सिर्फ खेती किसानी, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी नई नई जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।